जिस अंदाज में 16 फरवरी को गणेश गोदियाल की अगुवाई में उत्तराखंड कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, भारी भीड़ को जुटाया था, उसके बाद से बीजेपी पलटवार के इंतजार में थी और फिर 7 मार्च को जिस तरह से हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के उनके सामने जो जो भीड़ जुटाई, वो वही पलटवार था। क्योंकि बीजेपी जानती है कि अब कांग्रेस गणेश गोदियाल की अगुवाई में जिस तरह मंच पर सारे नेता एक साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं और लगातार पर्वतीय क्षेत्र खास तौर पर गढ़वाल में जिस अंदाज में गणेश गोदियाल सियासी बिसात बिछा रहे हैं और उनके साथ हरक सिंह रावत से लेकर प्रीतम सिंह से लेकर यशपाल आर्य और हरीश रावत करण मारा तमाम नेता एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बीजेपी को बेचैन कर रहा है। यही वजह है कि जब धामी सरकार अपने 4 साला जश्न मना रही है, तो हरिद्वार में अमित शाह को बुलाकर बहुत बड़ा जलसा किया, जिसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रैली नहीं रेला कहा और वाकई भीड़ बहुत ज्यादा बुलाई गई थी। तो क्या समझा जाए कि जिस तरह से अमित शाह ने उत्तराखंड भाजपा को मैसेज दिया है या उससे पहले से ही लगातार उत्तराखंड बीजेपी 2027 के चुनाव को बिल्कुल आसान नहीं मानते हुए उन सीटों पर भी अब फोकस कर रही है जिन्हें पिछले 2.5 दशक की सियासत में उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस का अभेद गढ़ कहा जाता है, अभेद किला कहा जाता है। तो क्या बीजेपी की रणनीति इस बार उन्हीं क्षेत्रों पर खासा फोकस करते हुए उन कांग्रेस के किलों को ध्वस्त करने की है, भेदने की है? सवाल है कि कांग्रेस किस अंदाज में पलटवार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के सामने अभी यही यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हरक सिंह रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हरीश रावत पिछले चुनाव में लालकुआ से हार गए थे और हरक सिंह रावत 2022 में चुनाव से दूर रहते हैं। उनकी पुत्र वधू चुनाव लड़ती हैं लैंसडौन से, वो भी हार जाती हैं। तो कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज नेताओं की 2027 के नजरिए से कौन सी सीट होगी चुनावी लड़ाई लड़ने के लिहाज से, उस पर अभी बहुत सारा मंथन होना बाकी है। गंगा में बहुत पानी तब तक बह जाएगा, क्योंकि बीजेपी जिस अंदाज में लगातार सर्वे दर सर्वे उन सीटों पर फोकस कर रही है जो पिछले 4-5 विधानसभा चुनावों में बीजेपी लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस से नहीं झटक पाती है। पिछले चुनाव में जरूर बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस के बेहद कद्दावर नेता माने जाते हैं गोविंद सिंह कुंजवाल, उनकी सीट थी जागेश्वर सीट अल्मोड़ा जिले की, वहां बीजेपी अपना परचम फहरा लेती है। तो उसी से उत्साहित होकर के चाहे फिर धारचूला, क्योंकि लगातार धारचूला में 2012 से हरीश धामी कांग्रेस को जीत दिलाते हुए आ रहे हैं, तो इसी तरह से चक्राता में राज्य बनने के बाद हुए 2002 के पहले चुनाव से लेकर 2022 की 5वीं चुनाव तक लगातार प्रीतम सिंह कांग्रेस को जीत दिलाते हुए आ रहे हैं। इसी तरह से हरिद्वार जिले की कई ऐसी सीटें हैं जो परिसीमन के बाद, फिर चाहे आप पिरान कलियर की बात कर लीजिए या मंगलोर, या पहले बीएसपी का गढ़ रहा था, और फिर जिस तरह से वहां से काजी निजामुद्दीन ने पहले एक चुनाव जीता और उसके बाद 2024 का उपचुनाव जीता, वहां भी उस उपचुनाव को 2024 में जीतने के लिए बीजेपी ने बहुत पसीना बहाया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई थी। भगवानपुर भी हरिद्वार जिले की एक ऐसी ही सीट है जहां से 2002 के एक चुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी वहां कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई है। पहले सुरेंद्र राकेश जब बीएसपी में होते थे तो वहां से 2 चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद उनके निधन के बाद उनकी पत्नी एक बाई इलेक्शन, और उसके बाद कांग्रेस से 17 और 22 के विधानसभा के चुनाव जीती। इस तरह से और भी कुछ ऐसी सीटें, फिर चाहे यमुनोत्री की बात करिए जहां कभी यूकेडी जीतती है, कभी कांग्रेस जीतती है, कभी निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। 2022 में संजय डोभाल जब कांग्रेस का टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। तो वहां बीजेपी किस अंदाज में अपने फुटप्रिंट छोड़ सकती है। यानी बीजेपी का फोकस सिर्फ उन सीटों पर नहीं है जहां वो कंपैरेटिवली कांग्रेस के मुकाबले बहुत मजबूत है, बल्कि उसका फोकस इस बार है कि जिस तरह से जागेश्वर पिछली बार कांग्रेस से छीन ली थी, तो क्या इस तरह से जो कांग्रेस के मजबूत किले हैं, क्या उनको इस बार ढहाया जा सकता है, वहां फतेह हासिल की जा सकती है, या वो सीटें जो कई चुनाव से बीजेपी के हाथ नहीं आ रही हैं, खास तौर पर वो सीटें जहां बीजेपी बहुत मामूली अंतर से जीती है,
वहां के लिए भी बीजेपी खास रणनीति बना रही, क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने टोली बैठक में बीजेपी के नेताओं को मैसेज दिया है कि अगर आपने अपने बूथ को मजबूत कर लिया तो समझिए आपने अपने विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जीत लिया। और अमित शाह का मैसेज साफ तौर पर उन विधायकों के लिए भी था कि जो अपने क्षेत्र में उस तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, या उस तरह से उनकी वहां पकड़ नहीं बन पा रही है, उनकी सक्रियता, उनकी उपस्थिति वहां उस तरह से दर्ज नहीं हो पा रही है। और बीजेपी में 1 से 2 राउंड के सर्वे हो चुके हैं, मार्च अप्रैल में और 1 से 2 राउंड के सर्वे होने हैं। और इस तरह से लगातार बीजेपी ये कोशिश करेगी कि उसके अपने घर में कहां कहां उसके सिटिंग विधायक कमजोर हैं, क्या उनका टिकट काटा जाना चाहिए, और खास तौर पर जो कांग्रेस के मजबूत किले हैं उनकी घेराबंदी कैसे करके वहां कमल कैसे खिलाया जाए। यानी इस आक्रामक रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से 16 फरवरी का जवाब 7 मार्च को हरिद्वार में दिया जाता है, तो क्या गैरसैंण में जब विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, बजट सत्र शुरू हो गया है, तब क्या जो 10 मार्च का जो कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट होने वाला है गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में, वो बेहद उसी अंदाज में होगा जिस अंदाज में हरिद्वार में बीजेपी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। तो क्या उसी अंदाज में गणेश गोदियाल की अगुवाई में कांग्रेस भी उसी तरह का प्रदर्शन गैरसैंण में करने वाली है? क्योंकि अगर गणेश गोदियाल की सियासत को आप देखेंगे तो वो लगातार पहाड़ के उन क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं जहां से पिछले 1-2 चुनावों में कांग्रेस को बहुत निराशा हाथ लगी थी। खासकर अगर 2022 के चुनाव की भी बात करें तो आप जानते हैं, चाहे फिर टिहरी जिले की प्रतापनगर सीट हो या फिर देहरादून जिले की चकराता सीट हो, वहां से कांग्रेस को कामयाबी हासिल होती है और बद्रीनाथ चंबोली जिले की सीट पर राजेंद्र भंडारी चुनाव जीतते हैं, जो बाद में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस उपचुनाव जीत करके इस सीट को अपने पाले में रिटेन करके रखती। तो क्या समझ जाएगी पूरे गढ़वाल में जिस अंदाज में बीजेपी को कांग्रेस को जो झटका लगा था, उसके बाद उन सीटों पर लगातार गणेश गोदियाल का फोकस बना हुआ है, क्योंकि गढ़वाल की पिच पर जिस तरह से गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह को कांग्रेस ने ठीक चुनाव से सवा साल पहले आगे किया है, ये मैसेज, ये प्रेशर बीजेपी के ऊपर भी है। लेकिन बीजेपी की रणनीति दूसरी थी। बीजेपी ने हरिद्वार को अमित शाह के लिए चुना, क्योंकि हरिद्वार में 11 में से 3 सीट पर बीजेपी 2022 में सिमट गई थी। वहां बीएसपी, निर्दलीय और खासतौर पर कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली थी। और इस बार भी कांग्रेस हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में दोनों जगह खुद को ज्यादा बेहतर महसूस करती है। यानी कांग्रेस की रणनीति है कि गढ़वाल में किस तरह से जो बीजेपी के मजबूत किले हैं उनको ढहाया जाए, वहां कांग्रेस की ताकत को फिर से हासिल किया जाए। और बीजेपी के अपने तरीके से रणनीति है कि जो हरिद्वार जिला पिछले चुनाव में कांग्रेस के लिए मजबूत किला बन गया था, वहां कैसे बीजेपी अपनी खोई हुई ताकत को हासिल करती है। और जिस अंदाज में अमित शाह का पूरा भाषण था, वो एक तरह से एक मैसेजिंग थी पूरी, जिस अंदाज में वहां पे यूसीसी से लेकर के और जो अवैध मज़ारों को हटाने जैसे मुद्दों को छुआ गया था, वो इशारा साफ तौर पर करता है कि किस तरह से बीजेपी हरिद्वार, उधम सिंह नगर को लेकर के खास रणनीति बनाने वाली है। और खासकर जो कांग्रेस के मजबूत किले हैं, वहां किस तरह से मल्टी कॉर्नर फाइट करा करके या त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला करा करके वहां से कांग्रेस के किलों को भेदने की बीजेपी की अपनी आक्रामक रणनीति रहेगी। इसीलिए लगातार उन सीटों पर खासा फोकस करके सर्वे आदि के जरिए वहां के टेम्परेचर को मेजर किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि उसके मुकाबले कांग्रेस की रणनीति कितना कामयाब होती है। उसके जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, चाहे फिर हरीश रावत हों, चाहे फिर हरक सिंह रावत हों, ये नेता कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात एक जो लगातार कही जाती है, चाहे फिर देहरादून जिले की चकराता और एक आध सीट को छोड़ दिया जाए, तो कि बहुत सारी सीटों पर, चाहे फिर मसूरी हो, राजपुर रोड हो, या फिर कैंट हो, या फिर रायपुर हो, या फिर डोईवाला हो, ऋषिकेश हो, इस तरह पर्वतीय क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां कांग्रेस के पास पिछले 1-2 चुनाव में मजबूत चेहरे नहीं रहे हैं। तो वहां अपने निराशाजनक प्रदर्शन को किस तरह से कांग्रेस सुधारती है, वहां के लिए उसके पास क्या रणनीति है, ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन इस वक्त हमको देखना पड़ेगा कि जो विधानसभा का जो गैरसैंण भराड़ीसैंण में जो सत्र चल रहा है, वहां किस अंदाज में कांग्रेस
सत्ताधारी दल भाजपा की घेराबंदी करती है, क्योंकि वहीं से बड़ा नैरेटिव निकलने वाला है। द रिजल्ट के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।